हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं अनिरुद्ध सागर। आप देखना शुरू कर दिए हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाय सागर से। तो अपने इस प्यारे से चैनल में आप स्टडी कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के कौन कौन से टर्म्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हो, थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से प्रोसेस हैं, इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं पिछले सेशन में। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है इसको देख चुके हैं। अब देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या है। कुछ ऐसे टर्म्स हैं थर्मोडायनेमिक्स में, आप देखिएगा टर्मिनोलॉजी का बहुत, टर्मिनोलॉजी और सिंबल ये दो चीज की बड़ी भूमिका है। जरा सा भी अगर आप टर्मिनोलॉजी और सिंबल में कहीं गलती किए तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिए। तो इंटरनल एनर्जी ये ऐसा टर्म है, इसकी जरूरत आपको हर जगह पड़ेगी। आगे थर्मोडायनेमिक्स का जब हम लॉ पढ़ेंगे तो उसमें इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या चीज है, आखिर क्या है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं, कहीं आप देखते हैं यू से लिखा जाता है, यू से, कहीं कहीं किसी किसी बुक में आप देखते हैं ई से भी लिखा जाता है, ई से। तो इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। वैसे मोस्टली यू से हम डिनोट करते हैं इंटरनल एनर्जी को। इंटरनल एनर्जी होती क्या चीज है। इंटरनल एनर्जी को आप ऐसे कह दीजिए कि किसी सिस्टम की जो सारी एनर्जी है, हर टाइप की एनर्जी, उस सारी एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी, सारी एनर्जी को मिला करके हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। यानी किसी सिस्टम को कहां से एनर्जी मिली है, यानी सम ऑफ ऑल एनर्जी ड्यू टू इंटरनल फैक्टर ऑफ ए सिस्टम, सम ऑफ ऑल एनर्जी आप कह सकते हैं, सम ऑफ ऑल एनर्जी ड्यू टू, सम ऑफ ऑल एनर्जी ड्यू टू इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर ऑफ ए सिस्टम, कह दीजिए ऑफ ए सिस्टम is called as internal energy, is called as internal energy। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि टोटल जितनी भी पॉसिबल टाइप्स हैं, टोटल जितनी पॉसिबल टाइप्स हैं, इसको इस तरह से भी आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी, टोटल ऑफ all possible kinds of energy, total of all possible kinds of energy of a system, is called internal energy, internal energy। यानी किसी सिस्टम की जितने भी पॉसिबल एनर्जी के काइंड्स, एनर्जी के प्रकार हैं, सबका जो सम आता है, सबका जो टोटल होता है, वह उसकी इंटरनल एनर्जी के। जैसे आपसे कहा गया कि आपकी इंटरनल, सपोज कर लीजिए कि आपकी एनर्जी, तो आपने जो खाया, आपने रसगुल्ला खाया, सेब भी खाया, चाय भी पिया, बिस्किट भी खाया, खाना भी खाया, तो सब कुछ खाने के बाद जो टोटल एनर्जी, जितना भी चीज आपने लिया, सभी से कुछ ना कुछ एनर्जी हमको मिली। वो सारी एनर्जी का टोटल जो होगा
वो टोटल ही तो हमारे अंदर वो एनर्जी आई, तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी। तो उसी तरह से किसी सिस्टम के लिए, किसी सिस्टम की जितनी टोटल एनर्जी होती हैं, जितने भी पॉसिबल काइंड्स हैं एनर्जी के, उसका जो टोटल होता है, सम होता है, वही आपका कहलाता है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, उसके लिए स्टेटमेंट आपने देख लिया। अब उसको हम देखते हैं कि वास्तव में किस तरीके से इंटरनल एनर्जी का स्टेटमेंट दो तरीके से आपको मैं बताया। ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, बात दोनों एक ही हुई। तो अब आप देखते, अब आपको बताते हैं कि इसको हम किस तरह से इंटरनल एनर्जी को किस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी को अगर हमको लिखना है तो इंटरनल एनर्जी क्या हुई, यू इक्वल टू क्या होगा, जो होगी सीधी सी बात है, एनर्जी दो टाइप की, या तो वह काइनेटिक एनर्जी होगी और या तो वह पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो किसी भी सिस्टम की सभी एनर्जी, टोटल एनर्जी तो यही दो हुई, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। वैसे एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं। काइनेटिक एनर्जी के अगर आप कहिएगा काइनेटिक एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म, तो काइनेटिक एनर्जी के तमाम फॉर्म हैं, जैसे ट्रांसलेशन एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, लिख लीजिए, वाइब्रेशनल एनर्जी। तो ये सारे फॉर्म हैं। बट थर्मोडायनेमिक्स में आपको पहले ही मैं बताया हूं कि जब थर्मोडायनेमिक्स में किसी सिस्टम की चर्चा कीजिएगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए क्या, कि हमारा एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है और इसमें कोई गैस भरी हुई है। पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर, अब जब पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है तो इसमें कोई गैस भरी हुई है, तो इसके लिए न तो ट्रांजिशनल एनर्जी से, न तो रोटेशनल एनर्जी से, न तो वाइब्रेशनल एनर्जी से इससे लेना देना नहीं। सीधे आप काइनेटिक एनर्जी उसकी जो है उसको देखिएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी के ये कई फॉर्म हैं, तो इसको ये फॉर्म आपको जानने के लिए है, बहुत ज्यादा इससे यहाँ आपको इसकी जरूरत नहीं है। उसी तरह से अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी भी कई फॉर्म में होती है, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी। क्यों भाई, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी के तमाम फॉर्म हैं। तो आपने ये देखा कि कुल मिला जुला के इंटरनल एनर्जी क्या है, सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आपको एक चीज पता है, क्या पता है, कि अगर कोई आइडियल गैस है, ये गैस में आप पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, आपको पता है कि फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस, किसी आइडियल गैस के लिए
किसी भी आइडियल गैस के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 0 होती है। किसी आइडियल गैस के लिए उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं। क्यों नहीं होती है पोटेंशियल एनर्जी? अरे बाबा, ये आइडियल गैस है, आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो हमेशा भागते फिरते रहते हैं, कहीं एक जगह रुकने वाले नहीं होते हैं, हमेशा भागते फिरते रहते हैं। और जब हमेशा भागते फिरते रहते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ है नहीं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ है नहीं। तो बची क्या? जब उनकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो उनके पास यानी ये वैल्यू नहीं है, तो बची क्या? यही तो टर्म बचा उनके पास। यानी आइडियल गैस के लिए टोटल उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है यही उसकी क्या कहलाती है? यही उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। अब काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैस के लिए गैस लॉ में, गैस इक्वेशन, गैस लॉ में आप पढ़े हैं कि किसी आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होती है किसी आइडियल गैस के लिए। लेकिन आइडियल गैस के लिए ध्यान दीजिएगा वो क्या होती है? 3/2 nRT। ये जो होती है ये आइडियल गैस की पोटेंशियल, आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है? यानी आप सीधे कह सकते हो कि ये काइनेटिक किसी गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी ही उसकी इंटरनल एनर्जी है। यानी आप यहाँ कह सकते हो कि U इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वल टू कितना होगा? 3/2 nRT। बोलिए हाँ या ना? 3/2 nRT। अब आप ये बताइए कि ये कोई सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर में कोई गैस भरी हुई है, कोई गैस है और इसके मॉलिक्यूल्स इस तरह से मोशन कर रहे हैं। अब इस सिलेंडर में जितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज कर लीजिए गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? n है। r क्या है? एक कांस्टेंट है। t क्या है? टेम्परेचर है, टेम्परेचर है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को जो मैं बता रहा हूं आपको। ये कोई सिलेंडर है, इसमें कोई गैस है। अब इस जो गैस है उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? n है। r क्या है? गैसियस कांस्टेंट है। t क्या है? टेम्परेचर है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, खुद जरा सोचिए यहाँ कि इसके लिए इस सिलेंडर में, इस पिस्टन में n नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट है, यहाँ वो घटने बढ़ने वाले नहीं, जितना हमने ले लिया उतने हैं, तो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। r तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि सीधे आप कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इसकी किसकी डिपेंड की? सीधे आप कह सकते हैं कि U सीधे किस पे डिपेंड किया? T पे डिपेंड किया। यानी किस फैक्टर पे? किस फैक्टर पे? ये सीधे ये टेम्परेचर के फैक्टर पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड की। मतलब कि किसी आइडियल गैस के लिए उसकी इंटरनल एनर्जी किस बात पे, केवल किस बात पे डिपेंड करती है? उसके टेम्परेचर के फैक्टर पे। प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, फिर से बता देते हैं, आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट को जरूर समझिएगा। कोई गैस है, कोई पिस्टन है, इसमें इस सिलेंडर में गैस भरी हुई है, पिस्टन लगा सिलेंडर है, इसमें गैस भरी हुई है। गैस के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? n है। r गैस कांस्टेंट है। t क्या है? उसका टेम्परेचर है। और आपको बता दिए कि किसी आइडियल गैस के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी ही उसकी इंटरनल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? 3/2 nRT है, nRT। अब यहाँ पे ये तो वैल्यू कांस्टेंट आ गई, ये यहाँ रखा गया। n क्या है? n इसके लिए भी कांस्टेंट है। r तो ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है, तो यानी सीधे ये सब कांस्टेंट हो गए जब, तो केवल क्या बचा? टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर आप वेरी करते हैं तो इसकी वैल्यू वेरी करेगी। इसका मतलब कि सीधे U यानी इंटरनल एनर्जी किस फैक्टर पे डिपेंड की? टोटल टेम्परेचर पे डिपेंड की। तो यहाँ आप सीधे कह सकते हो, क्या कह सकते हो? यहाँ पे आप सीधे ये कह सकते हो कि सीधे कह सकते हो कि अगर डेल टी मतलब टेम्परेचर को आपने शुरुआत में इनिशियल में T1 रखा, बाद में टेम्परेचर को आपने बढ़ा दिया, T2 कर दिया, तो जो टेम्परेचर में अंतर आया वही तो डेल टी कहलाएगा। यानी डेल टी की वैल्यू अगर 0 आती है तो डेफिनेटली यू कैन से कि डेल U इक्वल टू 0। यानी कि अगर टेम्परेचर
में चेंजिंग नहीं आई है तो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग नहीं होगी। इसका मतलब कि वो किसके लिए है, वह एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ऐसा है। डेल टी की वैल्यू क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप पढ़ के आए हो कि डेल टी की वैल्यू 0 होती है, और जब डेल टी की वैल्यू 0 होगी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, डेल टी की वैल्यू 0, तो इसका मतलब कि जब डेल टी की वैल्यू 0 आई तो डेल यू की वैल्यू भी 0 आई। यानी अगर टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हुई तो इंटरनल एनर्जी में सीधे चेंजिंग नहीं हुई। तो ये इंटरनल एनर्जी का फैक्टर है। इस इंटरनल एनर्जी के फैक्टर को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। इंटरनल एनर्जी से तमाम बच्चे घबराते हैं कि क्या है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी से जरा सा भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि ये सीधा, एकदम सीधा आपके सामने पड़ा है। इंटरनल एनर्जी क्या है, किसी भी, फिर से बोल देते हैं कि इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वही इंटरनल एनर्जी। तो सिस्टम की दो एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और आपको पता है कि अगर कोई आइडियल गैस है तो आइडियल गैस की कोई पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इधर उधर भागते फिरते हैं, कभी एक जगह रहते नहीं हैं। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब कि इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी ही इसकी इंटरनल एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये है। अब इस वैल्यू में ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, यानी टोटल सीधे आप कह सकते हैं कि यू किस फैक्टर पे डिपेंड किया, केवल किस फैक्टर पे डिपेंड किया, टेम्परेचर के फैक्टर पे डिपेंड किया। तो इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग आएगी। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो इंटरनल एनर्जी में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आएगी। तो एक छोटा सा सेशन आपके लिए था, वो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी ये क्या है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क ये दोनों क्या है, टर्म्स, छोटे छोटे टर्म्स हैं, बट ये जानना आपको थर्मोडायनामिक्स में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए हीट क्या चीज है। हीट क्या चीज है, पूरे यूनिवर्स में अगर दो बॉडी ऐसी हैं कि जिनके टेम्परेचर में डिफरेंस हो, जिनके टेम्परेचर में डिफरेंस हो, तो होगा क्या कि एनर्जी ट्रांसफर का केवल एक सोर्स है, एक जरिया है, वो है हीट। यानी डिफरेंट बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर का जो सोर्स होता है, एनर्जी ट्रांसफर का जो फॉर्म होता है, वो हीट कहलाता है। यानी हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन टू बॉडीज हैज डिफरेंट टेम्परेचर्स। जब दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पे होती हैं तो वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर हीट के द्वारा होता है, उसी को हीट कहते हैं। यानी हीट के लिए जान लीजिए, हीट हम तभी कहेंगे, यानी एनर्जी ट्रांसफर का एक फॉर्म है, सीधी सी बात है। एनर्जी ट्रांसफर का एक फॉर्म है, वो क्या कहलाता है, हीट कहलाता है। लेकिन कब जब दो बॉडी के टेम्परेचर क्या हो, डिफरेंट। अगर सेम है तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफर हीट के द्वारा कभी नहीं होगा, हीट के द्वारा कभी नहीं हुआ। एनर्जी का ट्रांसफर केवल हीट के द्वारा केवल तब हो सकता है कि जब दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। अब हीट के लिए कुछ साइन कन्वेंशन है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। कि सपोज कर लीजिए कि ये कोई हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम है, सिस्टम मैं आपको पहले ही बताया हूं, इस तरह से सिस्टम है। और अगर इस सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से, और ये आपका सराउंडिंग है, इस सिस्टम के टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर अधिक है,
सिस्टम का, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। तो आपको पता है हीट किधर से किधर फ्लो होगी, हीट किधर से किधर फ्लो होगी। मैं छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जरा दिमाग लगाइए कि अगर आप कमरे में, आपके कमरे में फ्रिज रखी हुई है, फ्रिज ऑन है, अगर आप फ्रिज का डोर आप खोल देते हैं, डोर को ओपन करते हैं, तो अब आप ये बताइए कि डोर को ओपन करेंगे तो आपका कमरा गर्म होगा कि ठंडा होगा? ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है? सोचो, थोड़ा सा सोचो, सोच करके कमेंट सेक्शन में लिखिए। हुआ क्या क्या कि अगर आपने फ्रिज का डोर आपने खोल दिया तो हीट का ट्रांसफर कहां होगा, हीट किधर से किधर जाएगा? आपको पता है कि हीट हमेशा कहां से जाती है, कहां से जाती है? हीट लोअर से हायर को जाती है कि हायर से लोअर को जाती है? हीट हमेशा हायर से लोअर को जाती है। यानी कि जिस बॉडी का टेम्परेचर अधिक होगा उससे टेम्परेचर, जिस बॉडी के टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर कम होगा उसकी तरफ जाएगी। यानी आप फ्रिज को खोल देते हैं तो फ्रिज की ठंडक आपके कमरे को ठंडा नहीं करेगी, बल्कि आपका फ्रिज क्या होगा, कमरे के टेम्परेचर के बराबर होना चाहेगा, कमरे के बराबर। और हीट का ट्रांसफर एनर्जी के रूप में कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। तो ये हीट है। अब हीट के लिए साइन कन्वेंशन आप कैसे देखिएगा? देखिए, अगर आपने सिस्टम को हीट दिया, यानी सराउंडिंग से सिस्टम को हीट दी गई, सिस्टम को आपने क्या किया, हीट दिया, इसको आपने हीट दिया, तो जब सिस्टम को आप हीट दिए तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ी, यानी सिस्टम का फायदा हुआ। तो यहां पे हीट के लिए इसका कौन सा साइन आप लगाएंगे? पॉजिटिव, यानी Q की वैल्यू यहां क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव। और अगर सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में सिस्टम का नुकसान हो रहा है, यानी सिस्टम से हीट सराउंडिंग को जा रही है। तो ऐसी स्थिति में यहां पे Q की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यह साइन कन्वेंशन आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, तब आप आगे थर्मोडायनेमिक्स को आप आसानी से समझ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज्यादा खेल साइन कन्वेंशन का ही है, तो कभी आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हीट सिस्टम को दी गई है, यानी कि अगर हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, अगर हीट सिस्टम को सप्लाई की जा रही है, यानी आप यहां कह सकते हो कि हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, तो ऐसी स्थिति में यहां पे Q की वैल्यू क्या आएगी, देन Q विल बी पॉजिटिव, और अगर कहा गया हीट गिवन बाय द सिस्टम, देन आप कहोगे Q की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो ये 2 पॉइंट आप साइन कन्वेंशन के लिए हमेशा याद रखिएगा। अगर हीट सिस्टम को सप्लाई की जा रही है तो ऐसी स्थिति में सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, यानी इसके लिए Q की वैल्यू पॉजिटिव आप लिखिएगा, पॉजिटिव आएगी। और अगर हीट सिस्टम के द्वारा ली जा रही है, यानी सिस्टम से बाहर की जा रही है, हीट गिवन बाय द सिस्टम, तो इस कंडीशन में आप यहां पे Q की वैल्यू नेगेटिव लगाइएगा। तो ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए, तभी आप थर्मोडायनेमिक्स के आगे के कॉन्सेप्ट आप समझ पाइएगा, आसानी से समझ पाइएगा। तो ये हीट हुआ,
हीट को किस तरह से डिफाइन करेंगे, यानी हीट एनर्जी के ट्रांसफर का एक फॉर्म है, लेकिन कब कब जब दो बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंट हो। और वो कब तक एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी हीट के फॉर्म में, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता। तो ये हीट को डिफाइन इस तरह से आप कीजिएगा, और हीट के लिए साइन कन्वेंशन आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब आपने देख लिया हीट। अब दूसरा पॉइंट बचता है वर्क। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो सुविधा आपके लिए पड़े। अब देखिए वर्क क्या है। ये तो हीट के लिए आपने देख लिया। वर्क किसे कहते हैं? फिजिक्स में आप सीधे, अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉक्स है, बड़ी सी कोई बॉडी है या छोटी सी बॉडी है, ये इस सरफेस पे पड़ी हुई है। इस सरफेस पे हम क्या किए, इसको खींचने लगे, बल लगा। जब इसको इधर खींचे, यानी अगर कोई बॉडी है, अब इस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से खींच रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं, वैसे ही जान लीजिए, बस कोई बॉक्स है और उस पर रस्सी बांध लिए, खींच रहे हैं, खींचते चले गए, खींच रहे हैं। तो इस तरह से जब हम खींच रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यह बॉडी इधर डिस्प्लेस होगी। और फिजिक्स में फिजिक्स यही कहता भी है, फिजिक्स में आप यही पढ़े हैं कि अगर किसी पॉइंट पर अगर आप फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स की दिशा में अगर वह डिस्प्लेस होता है, तो आप उसे काम मानेंगे, उसे कार्य मानेंगे, उसे वर्क मानेंगे। और अगर वो डिस्प्लेस नहीं होता है, तो उसे आप वर्क नहीं मानिएगा। यानी आप जानते हैं कि फिजिक्स में तब तक वर्क नहीं माना जाता है जब तक कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तब तक आप उसको वर्क नहीं मानिएगा, चाहे उस पर कितना हो आप उस पर फोर्स लगा दीजिए, कितना हो फोर्स लगा दीजिए। जब उस पे आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तभी आप उसको वर्क कहिए। यानी आप एक चीज पढ़े होंगे फिजिक्स में, क्या पढ़े हैं, ये फिजिक्स का थोड़ा सा, फिजिक्स की जरूरत नहीं है यहाँ। फिजिक्स में आप पढ़ते हो W इक्वल टू, बोलो भाई, W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी, यही तो होता है, F इंटू डी। यानी वर्क किसे आप कहोगे, जितना आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो इसको आप फिजिक्स में पढ़ते हो W इक्वल टू F इंटू डी। लेकिन केमिस्ट्री में वर्क को आप किस तरह से डिफाइन करते हो? केमिस्ट्री में, यहां मैं आपको लिख देता हूं, अभी आपको मिल जाएगा। केमिस्ट्री में वर्क को लिखते हैं W इक्वल टू P इंटू डेल वी, अब आप कहिएगा कि फिजिक्स में वर्क कुछ और है, केमिस्ट्री में वर्क कुछ और है, क्या वर्क अलग अलग तरह से हैं? नहीं, कहने के थोड़े से तरीके अलग है, कहने का तरीका अलग है। केमिस्ट्री में हम जो वर्क को लिखते हैं, तो वर्क को लिखते हैं कि W इक्वल टू P इंटू डेल वी। लेकिन फिजिक्स में जब आप लिखते हो, तो वर्क क्या लिखते हो, W इक्वल टू F इंटू डी। अरे बात तो दोनों एक ही है, कहां से ये आया, इसको आप आसानी से समझ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कैसे? अब आप कहिएगा सर ये क्या चीज उलझा रहे हैं, तो उलझा नहीं रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि ये मान लीजिए कोई बॉडी है, और ये बॉडी इस सरफेस पे, हमने इधर फोर्स लगाया जब हमने, तो फोर्स लगाने पे क्या हुआ कि इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेस हुआ, और डिस्प्लेस हुआ तो कितना डिस्प्लेस हुआ, जितनी दूरी उसमें वो चली। यानी आप यहाँ कह सकते हो कि आपने क्या कहा था, W इक्वल टू F इंटू डी डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन अगर हम ये निकालना चाहें कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो सीधे आप कह सकते हो कि W इक्वल टू F इंटू डी एल। बोले भाई,
थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको आप निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप इसको निकाल लिए तो आप ये कह सकते हो, अच्छा हाँ एक चीज और आप कह सकते हो डीएल, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू, अब मान लीजिए बॉडी इतनी छोटी है या इतनी बड़ी है या इतनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, तब हर जगह ये वर्क तो बराबर होगा नहीं, हर जगह वर्क बराबर नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप इसको कह सकते हो, इसका आपको क्या निकालना पड़ जाएगा, यानी आप कह सकते हो कि W इक्वल टू एफ इंटू डी एल, एफ इंटू डी एल, ये तो पहले से ही पता है, इंटू एरिया। बोलिए भाई कि एरिया आपकी कितनी है, बॉडी कितना बड़ा था, ये कहां से आया, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूं, आसानी से आप समझ जाइएगा। ठीक, तो यानी ये आप सीधे इसका एग्जैक्ट वर्क निकाल सकते हो, एग्जैक्ट वर्क इस फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हो। अब आप एक चीज बताओ, आप पढ़े हो क्या, क्या पढ़े हो कि एक चीज पढ़े हो कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू, बताइए, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, या फिर पी इक्वल टू होता है एफ बाई ए, बोलिए हाँ या ना, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यानी एफ इक्वल टू क्या हो गया, एफ इक्वल टू सीधे कहो ना कि पी इंटू ए, क्यों भाई, सॉरी पी इंटू एरिया, पी इंटू एरिया, आप आसानी से कह सकते हो, कह सकते हो। अब आप एक चीज बताइए, यहां छोटा सा एग्जांपल देते हैं, और आपको पता है कि ये तो फिजिक्स के लिए हो गया, लेकिन केमिस्ट्री में आपको मैं बार बार कहे जा रहा हूं कि केमिस्ट्री में अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा वर्क में अंतर है, वर्क में अंतर, वो क्या अंतर है, उसको रिप्रेजेंट करने का अंतर, और कोई अंतर नहीं है। कैसे, मैं आपसे कहा था कि फिजिक्स में आप वर्क तभी कहते हो कि जब डिस्प्लेसमेंट होता है, थोड़ा सा डिस्प्लेस हुई बॉडी तो वर्क हुआ, नहीं डिस्प्लेस हुआ तो वर्क नहीं हुआ। अब लेकिन केमिस्ट्री में ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, इसमें गैस भरी हुई है, इसमें गैस भरी हुई है, तो ये सिलेंडर तो कहीं डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहां वर्क नहीं हो रहा है। अरे यहां भी वर्क हो रहा है, ध्यान से देखना, यहां भी वर्क हो रहा है। यहां पे केमिस्ट्री में वर्क आप किसको मानते हो, जब चेंज इन वॉल्यूम आता है, क्या होता है, वॉल्यूम में चेंजिंग आती है, तो उसे आप क्या मानोगे, उसे वर्क मानोगे, वर्क मानोगे। सपोज कर लीजिए कि हमने क्या किया कि इसको हीट करना शुरू कर दिया, या ऐसे कह दिया कि इसका प्रेशर कम किया, तो जब प्रेशर कम किया तो ये पिस्टन एक्सपेंड करेगा, और जब पिस्टन एक्सपेंड करेगा तो अब खुद का दिमाग लगा लीजिए, खुद सोचिए, ये पिस्टन यहां चला गया, और जब यहां चला गया, सबको इस कर लीजिए, इसका वॉल्यूम V था, V1 था, इसका वॉल्यूम V2 था, तो वॉल्यूम में चेंजिंग कितनी आई, वॉल्यूम में चेंजिंग, और ये सपोज कर लीजिए कि ये इतनी दूरी ये चला डीएल, ये पिस्टन इतनी दूरी चला, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि डेल V इक्वल टू कितना आएगा, बोलिए भाई V2 माइनस V1, बोलिए डेल V इक्वल टू कितना आएगा, V2 माइनस V1। क्लियर हुआ, बोलिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो बताइए। अब आप खुद सोचिए कि डेल V की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो V2 माइनस V1 हम कह दिए, ये डेल V हो गया, लेकिन इसकी एक्चुअल एग्जैक्ट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू हम ये देखेंगे सिलेंडर हमारा इतना पतला था कि इतना मोटा था, यानी इसकी एरिया पर भी डिपेंड किया, इसकी एरिया पर भी, तो सीधे आप कह सकते हो कि डेल V इक्वल टू डेल V, यहां आप लोग रखो, आसानी से समझ जाओगे। यानी आप कह सकते हो कि जब ये F इक्वल टू P इंटू एरिया, ये तो आपने पा लिया, यहां से पा लिया, अब सीधे आप कह सकते हो कि डेल V इक्वल टू सीधे कहोगे क्या कहोगे, वही कि P इंटू एरिया, या एरिया इंटू डेल V। आपने यहां देखा था कि डेल V क्या था, यहां मैं लिख देता हूं, डेल V किस बात पर डिपेंड किया कि एरिया इसकी कितनी है पिस्टन की, यानी एरिया इंटू डीएल, ये दूरी यही तो है, V1 से V2 हुई, ठीक, तो ये लेंथ हुई, यानी कितनी दूरी डिस्प्लेस हुआ, यानी आप कह सकते हो एरिया इंटू डीएल, यानी कितना
इसके डिस्टेंस में कितना का परिवर्तन आया, कितना चेंजिंग आई, कितना चेंजिंग आई, तो ये डेल वी कहलाई। तो इस कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि क्या कह सकते हो, यानी डेल वी को आप यहां सीधे लिख सकते हो, डेल वी इक्वल टू क्या हुआ, एरिया इंटू डीएल, यही तो हुआ, इंटू डीएल। अब आपको पता है कि एरिया इंटू डीएल को आप क्या कहते हो, एरिया इंटू डीएल को आप कहते हो क्या, अरे यहां देखो ना, एरिया इंटू डीएल को सीधे आपने क्या कहा था, डेल वी कहा था, यानी आपको क्या मिल गया, W इक्वल टू, चलिए W इक्वल टू, इससे लिखिए W इक्वल टू P, और ये वॉल्यूम में चेंजिंग, वॉल्यूम में जो चेंजिंग आई है वही क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट है। और वॉल्यूम में चेंजिंग को आपने कैसे लिखा था, एरिया इंटू डीएल। अब ये वैल्यू किसके बराबर आई थी, डेल वी के, इसका मतलब कि P इंटू डेल वी। अब बताइए फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या दोनों अलग अलग हैं, केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, रिप्रेजेंट करने का बात वही है। यही चीज इसीलिए मैं कहा हूं कि फिजिक्स में आप वर्क को इस तरह से डिफाइन करते हो, लेकिन केमिस्ट्री में आप इस तरह से करते हो। आप आसानी से समझ गए होंगे, मैं आपको बताया कि ये कहां से आया, एक्चुअल में यह इसी का ही फॉर्म है, यह इसी का ही फॉर्म है। तो यानी आप जब भी वर्क लिखिएगा, केमिस्ट्री में वर्क की चर्चा करते हैं, तो W इक्वल टू पी इंटू डेल वी। और डेल वी कहां से आया, क्यों, क्योंकि आपका ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर था, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर, और पिस्टन लगे हुए सिलेंडर में कितना वॉल्यूम में चेंजिंग आई, इसी को आपने किस फॉर्म में लिखा है, डेल वी के फॉर्म में। तो यह आपका वर्क हुआ, वर्क। और वर्क के लिए साइन कन्वेंशन देख लीजिए, हाँ इसको कायदे से देख लीजिए एक बार, अगर न समझ में आए तो फिर एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आसानी से समझ जाइएगा ये कहां से आया है। मैं आपको एग्जैक्ट बता दिया कि ये कहां से आया, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं चाहता तो डायरेक्ट W, ये आपको सीधे बताता कि W इक्वल टू ये होता है P इंटू डेल वी, बट आप कंफ्यूज ना होने पावे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको खोल करके फिजिक्स को किस तरह से केमिस्ट्री, किस तरह से फिजिक्स में हम इसको बताते हैं और किस तरह से केमिस्ट्री में देखते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। कहने का तरीका एक है, कहने का तरीका अलग है, दोनों एक है, दोनों एक है। तो अब इसको आप नोट कर लीजिए, बेहतर होगा। साथ में आप कॉपी और पेन लिए रहिए और इसको नोट करते जाइए, तो ज्यादा हद तक आपको ये जो है याद हो जाएगा। अब आप इसके लिए साइन कन्वेंशन देख लीजिए, क्या साइन कन्वेंशन है हमारे। सेम वही चीज जैसे आपको हीट के बारे में बताया कि ये सपोज कर लीजिए कि हमारा पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है। अभी जब पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, सिलेंडर, अब इसमें वर्क, हीट को तो किस तरह से आपने डिफाइन किया, आपने देख लिया हीट को, बगल में हीट के बारे में भी देख लीजिए जो आप पढ़ करके आए हैं। इसके लिए सेम उसी तरह से कह सकते हैं, ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर था और इसको आपने क्या किया कि अगर आप हीट सिस्टम को देते थे, अगर आप सिस्टम को देते थे हीट, तो क्या होता है, यहाँ पे Q पॉजिटिव होता था, सिस्टम का फायदा होता था। और अगर आप हीट सिस्टम से लेते थे तो क्या होता था, यहाँ पे Q की वैल्यू नेगेटिव आती थी। तो आपने देखा है हीट के लिए इस तरह से कहां पे पॉजिटिव Q लिखेंगे, कहां पे नेगेटिव Q लिखेंगे साइन,
कन्वेंशन है, आपको हीट के बारे में पता चल गया था कि हमने सिस्टम को हीट दिया, सिस्टम को हीट दिया, अगर सिस्टम ने हीट सराउंडिंग को दिया। एक चीज यहां और आपको थोड़ा सा, एक चीज मैं ब्रीफ में नहीं बताया, आपको कंफ्यूजन ना होने पाए, इसको फिर एक बार सुन लीजिए कि अगर सिस्टम को हीट दे रहे हैं, सिस्टम को हीट दे रहे हैं और सिस्टम क्या कर रहा है, सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर कर रहा है, तो अगर सिस्टम को हम ज्यादा हीट दे रहे हैं, उसके कंपेयर में हीट यह कम सराउंडिंग को दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आप लिखिएगा। नहीं समझे, नहीं समझे, ऐसे समझो, आसानी से आ जाएगा, यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सपोज कर लीजिए कि हमने सिस्टम को 100 जूल एनर्जी दी है, 100 जूल हीट दी है, और सिस्टम ने सराउंडिंग को क्या किया कि 80 जूल सराउंडिंग को दे दिया, सराउंडिंग को। तो अब आप यहां बताइए, यहां Q को हम कौन सा साइन, Q को हम किस जो है साइन से इंडिकेट करेंगे? अरे बाबा आपने क्या किया, 100 रुपए आया, आपके पास 100 रुपए आए और आपने उसमें से कितना खर्च किया, 80 रुपीज खर्च किया। और जब 80 रुपीज खर्च किया तो अब आप बताओ माइनस में गए कि प्लस में हो? अरे कहो ना, अभी भी हम प्लस में हैं 20 के। इसका मतलब कि सिस्टम यहां पे Q की वैल्यू यहां पॉजिटिव ही लिखोगे आप, भले ही सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रहा है, लेकिन जिस रेशियो में इसको मिल रहा है उस रेशियो में ये नहीं दे रहा है, तो यहां पे Q की वैल्यू पॉजिटिव, यानी सिस्टम का फायदा। बस सीधी सी बात है, जानो, जब सिस्टम का फायदा हो तो Q की वैल्यू पॉजिटिव, जब सिस्टम का नुकसान हो तो Q की वैल्यू नेगेटिव। अब सिस्टम को हमने क्या किया, 100 जूल ऊर्जा दिया, 100 जूल हीट दिया, ठीक। अब सिस्टम ने क्या किया, 120 जूल हीट सराउंडिंग को दिया। तो ऐसी स्थिति में Q को आप किस तरह से, किस साइन से आप रिप्रेजेंट करोगे? तो यहां तो कहोगे भाई वही बात है, क्या बात है, मिला 100 खर्च हुआ 120, आमदनी 98 खर्चा रुपया, बात तो वही आई। यानी 100 जूल मिली इसको और 120 जूल खर्च किया, तो यहाँ Q को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, माइनस से। तो ये थोड़ा सा हीट के बारे में जो है वो आप को कंफ्यूजन ना हो, यहाँ देखिएगा। यानी ज्यादा बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि हीट आ रही है, सिस्टम को हीट मिल रही है और सिस्टम सराउंडिंग को भी हीट दे रहा है, तो इसका मतलब कि हीट दे रहा है। अब ये नहीं देखे कि कितना दे रहा है, अरे ये भी तो देखो साथ में कितना दे रहा है, तब आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। फिलहाल तो अब यहाँ पे हम लोग बढ़ रहे थे, वर्क के बारे में देख रहे थे, थोड़ा सा देख लीजिए, वर्क के बारे में थोड़ा सा दूर बना देते हैं, आसानी से आप समझ जाओ कैसे। अब हुआ क्या, वर्क के लिए साइन कन्वेंशन कैसे आप दिखाइएगा, बस वही चीज अब कहिएगा कि यहाँ पे हम कैसे दिखाएंगे, तो बिल्कुल दिखाइएगा, क्यों नहीं दिखाइएगा भाई, मैं आपको बता रहा हूं जो, बिल्कुल आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा कैसे। ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है हमारा, अब पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम V है, V1 है, यहाँ का वॉल्यूम V1 है सपोज करना है। अब हमने क्या किया कि प्रेशर को यहां से एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल P एक्सटर्नल, हमने क्या किया कि इसको बढ़ा दिया। और जब बढ़ाएंगे तो ये पिस्टन हमारा यहाँ आ जाएगा, बोलिए यहाँ आया ना, पिस्टन यहाँ आ गया। और जब पिस्टन यहाँ आ गया तो इस कंडीशन में आप खुद का दिमाग लगा लो, खुद का दिमाग लगाओ कि क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो गया, V2 हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम में चेंजिंग हुई तो वर्क हुआ, तो निश्चित वर्क हुआ। या हमने क्या किया कि पिस्टन का सिलेंडर बढ़ाया, सिलेंडर का प्रेशर बढ़ाया। तो जब सिलेंडर का प्रेशर बढ़ाया तो सपोज कर लीजिए कि ये पिस्टन हमारा एक्सपेंड कर गया, यहाँ आ गया। और जब यहाँ आ गया तो इस कंडीशन में
यहां भी तो वॉल्यूम में चेंजिंग आई, यहां से वॉल्यूम कहां चला गया, V2 यहां आ गया। तो आप ये देखिएगा यहां साइन को किस तरह से रिप्रेजेंट कीजिएगा, V की वैल्यू को कैसे, वर्क को किस तरह से रिप्रेजेंट कीजिएगा। यहाँ पे वर्क को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीख लीजिए, जिस तरह से आप W को Q को रिप्रेजेंट करते थे। अब यहाँ पे अगर हमारा पिस्टन जो है वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, यानी अंदर का प्रेशर जब इसका वॉल्यूम बढ़ता है, और आपको पता है भाई साहब पहले ही बता के गए, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होता है। इसका मतलब इसका प्रेशर कम हुआ, जब इसका प्रेशर कम हुआ तो इसका मतलब इसको एक्सपेंड करने में किसको काम करना पड़ा, सिस्टम को काम करना पड़ा, सिस्टम को। और जब सिस्टम को काम करना पड़ा तो एनर्जी किसकी खर्च हुई, सिस्टम की। तो यहाँ W को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कीजिएगा, -W। क्लियर हुआ, -W। यानी आप कहिएगा कि -W कब आप लिखेंगे, -W कब आप लिखेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है तो यहां पे W को माइनस, निगेटिव। सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम के द्वारा वर्क, यानी क्या हुआ, यहां पे वॉल्यूम एक्सपेंड किया। और अगर सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, इसका मतलब कि इसका पिस्टन कैसे हुआ, कंप्रेस हुआ। और जब पिस्टन इसका कंप्रेस हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम कम हुआ। यानी हम काम किस पे किए, पिस्टन पे काम किए, पिस्टन नहीं काम किया, बाहर से काम किए। यानी एनर्जी वर्क किधर हुआ, वर्क हमने सिस्टम पर किया। यानी आप दूसरे पॉइंट में क्या लिखिएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है तो यहां पे W को कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, कैपिटल W पे। तो कुल मिला जुला के आपको ये कंक्लूजन मिला कि वर्क के लिए साइन कन्वेंशन आपने देख लिया और हीट के लिए भी साइन कन्वेंशन देख लिया। इसका मतलब कि आप फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे। फाइनल कंक्लूजन आपका क्या कहता है, फाइनल कंक्लूजन कहता है कि हीट के लिए पहला पॉइंट, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। तो यहां पे Q की वैल्यू है, यानी हीट सिस्टम को सप्लाई की जा रही है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। तो यहां पे आप Q की वैल्यू क्या लिखोगे, Q की वैल्यू आप लिखोगे पॉजिटिव, हीट दूसरे में हीट गिवन बाय द सिस्टम देन Q will be negative। थोड़ा सा ये आपको दिख नहीं रहा है, यहां कर देते हैं पहला पॉइंट, दूसरा, ठीक। और अगर तीसरे कंडीशन में क्या लिखिएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम,
सिस्टम, तो आप क्या लिखिएगा यहां पे W, देन W को किस तरह से रिप्रेजेंट कीजिएगा, पॉजिटिव से, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है। और चौथे में क्या लिखिएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, देन W को कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, -W से। तो ये आपका कंक्लूजन है किसका, हीट और वर्क के कंसेप्ट का। साइन कन्वेंशन, जब आप साइन कन्वेंशन हीट और वर्क का समझ जाइएगा तो पूरी तरह से थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगा। तो यह आपका ये लेक्चर, इस लेक्चर को जरूर आप देखिएगा, इस सेशन को मिस मत कीजिए। इस सेशन को अगर आपको दिक्कत हो रही है, समझने में कुछ परेशानी हुई है, तो एक बार फिर रिप्ले करके देख लीजिएगा, बट इस सेशन को जरूर देखिएगा। आपको मैं यही सलाह दूंगा कि इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको साइन कन्वेंशन आपका क्लियर हो जाएगा, और साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी। तो ये छोटा सा आपके लिए हीट और वर्क के बीच में क्या हमारा कंक्लूजन निकला, इसको मैं शॉर्ट में आपको बता दिया। फिर आगे हम लोग अब पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगले सेशन में हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तब तक पढ़ते रहिए।